हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल स्टडी, और इसके लिए हम एनसीईआरटी की बुक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लास 5th की हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्लास 4th की शुरू की है और उसमें आज का लेसन है 4th लेसन, अमृता की कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के लेसन को। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि वो कैसे पेड़ों से लगाव करती है और कैसे पेड़ों को काटने से वो बचाती है। चलिए देखते हैं क्या है अमृता की कहानी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी, और ये किस्सा भी सच्चा है। अमृता कहाँ की रहने वाली थी? ये अमृता जो है वो राजस्थान में जोधपुर के पास खेड़जली गांव की रहने वाली थी। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाता है। इस लेसन से कई बार क्वेश्चन आया है, सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़े। खेड़जली गांव कहाँ पर है? ये राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित है। और इस गांव का नाम खेड़जली ही क्यों है? क्योंकि इस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते थे, इसीलिए इस गांव का नाम खेजड़ी है। आगे देखते हैं। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव के बुजुर्गों की बातें आज भी याद थी। क्या बातें कहते थे उनके बुजुर्ग? कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, पर हम उनके सॉरी पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। देखिए, उन्होंने उनके जो बुजुर्ग थे वे कहते थे कि पेड़ और जानवर तो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब इन्हीं से पूरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ बच्चों को दिखाया गया है कैसे ये खेल रहे हैं। इसके बाद अमृता के दोस्तों के बारे में बताते हैं। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। तो उसके दोस्त कौन थे? पेड़। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। तो देखिए कैसे ये पेड़ों से दोस्ती करके उनसे बातें किया करती थी। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ों से दोस्ती करते थे। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? तो उनके बारे में है कि बच्चे उनके बारे में पता करें कि उन्हें वहीं पर क्यों लगाया गया है, उन पेड़ों की देखभाल कौन करता है, उन पर कैसे फल आते हैं, ये सब उनके बारे में पता करने के लिए कहा गया है। चलिए, ताकि बच्चे अलग अलग पेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और ये प्राप्त कर सके कि उनके ख्याल कौन रखता है, उन पर कैसे फल आते हैं, उन फलों के बारे में भी उन्हें जानकारी प्राप्त हो। अब बताया गया है कि पेड़ खतरे में क्यों आए। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर उसे पता चला कि वे वहां पर क्यों आए हैं। उसे पता चला कि वे राजा के आदमी हैं। जो वहां का राजा था, उस राजा ने अपने आदमी भेजे थे। किस लिए? पेड़ों उसे लकड़ी की आवश्यकता थी और लकड़ी के लिए पेड़ काटने थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी किस लिए चाहिए थी? राजा का महल बनाने के लिए। इसके बाद ये सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। वह उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। ये देखिए कैसे यहाँ अमृता इस पेड़ से लिपट गई ताकि इस पेड़ को ना काट पाए। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वो नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटी और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। ये देखिए कैसे सभी आदमी पेड़ों से लिपट गए ताकि इन पेड़ों को न काटा जा सके। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों से के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति उन्होंने प्यार देखा।
और जब वे लोगों के प्रति उनका वह प्यार देखते हैं, पेड़ों के प्रति लोगों का प्यार देखते हैं, तो पेड़ काटने के लिए मना कर देते हैं। तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? क्या बातें कही थी बुजुर्गों ने? उन्होंने कहा था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो हम क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। बिल्कुल भी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि पेड़ जो है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जानवर उनसे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें सांस लेने के लिए, हमें भोजन के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं होंगे तो हम भी जीवित नहीं बचेंगे। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है और उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही यहाँ पर कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ये बात कितनी पुरानी है? लगभग 300 साल पुरानी है। यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई। इसके बाद है रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। इसके बाद कहा है कि अगर आपने कोई पेड़ लगाया है तो उस पेड़ को जाकर देखो कि वो कैसा है, क्या उस पर फूल आते हैं, क्या फूल साल भर रहते हैं, पत्तियां किस महीने में झड़ती हैं, फल कब आते हैं, किन के महीनों में लगते हैं, और क्या तुमने ये फल खाए हैं। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करो ताकि उस पेड़ के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाए। कुछ दिन पहले तुमने टीवी या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म स्टारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने एक जानवर था जो उसका शिकार किया था और इसीलिए उन पर कानूनी कार्यवाही की गई थी। इसके बाद है लोग शिकार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं लोग शिकार? वे मांस, खाल, दांत और हड्डियों के लिए शिकार करते हैं, उन्हें बेचते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सज़ा होती है? शिकार करने पर सज़ा क्यों रखी गई है? इसलिए रखी गई है ताकि हम इन जानवरों को सुरक्षित रख सकें, इसलिए शिकार करने पर सज़ा रखी जाती है। अपने दादी दादा से पता करो कि उनके बचपन में कितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे। क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो अब दिखाई ही नहीं देते। अब ये बताना है कि उनमें से कौन से पक्षी कम हुए हैं। जैसे कि कौन कौन से पक्षी कम हो चुके हैं? चील, गिद्ध, बुलबुल वगैरह जो है ये अब कम दिखाई देने लगे हैं। ऐसे कौन से जंतु और पक्षी हैं जो अब दिखाई नहीं देते? तो चील और गिद्ध तो अब दिखाई ही नहीं देते। ये वो पक्षी है जो अब विलुप्ति के कगार पर है। शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई? इनकी संख्या इसलिए कम हो गई, तो कुछ तो इनका शिकार किया गया है और एक अन्य कारण ये है कि इनके जो रहने की जगह थी, पेड़ों पर ये रहते थे, तो इनके प्राकृतिक आवासों को ही नष्ट कर दिया गया है, इसलिए इनकी जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो सभी बच्चे अपने अपने आसपास के जो पेड़ हैं उनके बारे में पता करें, कौन से किस इलाके में पेड़ पाए जाते हैं। इसके बाद है खेजड़ी के पेड़ के बारे में यहाँ बताया गया है। इस पेड़ की विशेषता क्या है? खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। यह कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो देखिए कितने सारे उपयोग है केवल एक ही पेड़ के। और इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है रेगिस्तान में और इसे पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। इसकी छाल का प्रयोग किस लिए होता है? दवाई के रूप में होता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता और इसकी फलियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सब्जी बनाने में। चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें
ताकि वे उनके बारे में जान सकें। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं। जैसे कि अभी हमने बताया कि इन पक्षियों के जानवरों के जो रहने की प्राकृतिक आवास है वो नष्ट कर दिए गए हैं। इंसानों ने अपने यूज के लिए वो पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, जिससे इनके प्राकृतिक घर रहने की जगह जो है वो नष्ट हो रही है, उनकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट लेसन देखते हैं, अनीता की मधुमक्खियाँ। इससे पहले पार्ट में हमने अमृता की कहानी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं अनीता की मधुमक्खियों के बारे में। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचा गांव में रहती हूँ, जो कि बिहार में है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? ये बिहार की रहने वाली है। और बिहार में भी कहाँ पर? बिहार में भी बोचा गांव की। इसके बाद बता रहे हैं, मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। तो देखिए लड़की बता रही है कि ये पढ़ती भी है और साथ के साथ क्या कार्य करती है? मधुमक्खी पालने का काम। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। अब ये बातें बता रही है कि कैसे इसने मधुमक्खी पालने का कार्य शुरू किया। जब मैं छोटी थी तब मैं भी दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, लेकिन जो इसके माता पिता है वो इसे स्कूल नहीं भेजते थे। ये एक सच्ची कहानी है और अनीता कुशवाहा को चमकता सितारा अर्थात गर्ल स्टार बताया गया है। गर्ल स्टार क्यों कहा गया है? गर्ल स्टार उन लड़कियों को कहा जाता है, साधारण लड़कियों को कहा जाता है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। चलिए अब आगे देखते हैं, स्कूल जाना एक सपना। अब इसके लिए भी स्कूल जाना एक सपने के ही बराबर था। कैसे? देखिए, एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और जाकर जहाँ बच्चे बैठे थे उन्हीं की लाइन में वो पीछे चुपचाप से बैठ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके स्कूल के बारे में अपने माँ पिता को बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और इस कारण मैं बहुत रोई थी। फिर उसकी टीचर आती है जो उसके माता पिता को समझाती है और उनके समझाने पर उसके माता पिता मान भी जाते हैं और वो स्कूल में उसे भेज देते हैं। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च होता है। ये देखिए यहाँ खर्च बताया गया है कि बताओ कितना खर्च होता है। जैसे कि इसमें बताया है स्कूल आने जाने में कितने पैसे लगते हैं, जो गाड़ी वगैरह का खर्च होता है, कॉपियाँ कितने की आती है, पेंसिल, यूनिफॉर्म, बस्ता, खाने का डब्बा, जूते और इसके अलावा जो भी खर्च होते हैं यहाँ पर करके देखो, तब बच्चों को पता चलेगा कि उनके पढ़ाई पर कितना खर्च होता है। तुमने इस साल कितने रुपए की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी है, ये यहाँ पर लिखो। तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहती हो? अब ये तो यहाँ पर चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। स्कूल में देखते ही देखते उसे 5 साल बीत गए और अब वो आ चुकी है, कक्षा 5 पास कर चुकी है। मुझे पता चला कि छठी कक्षा में खर्च बढ़ जाएगा। उसके माँ पिता ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे बढ़ना चाहती थी। उसके लिए उसने क्या किया, वो छोटे बच्चों को पढ़ाना उसने शुरू कर दिया और उनसे जो पैसे मिलते थे बच्चों को पढ़ाने से, उनसे वो अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकालने लगी। अब इसके बाद बता रहे हैं कि मुझे याद है गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। अब जो बड़े लड़के पढ़ाते थे उन्होंने उन बच्चों को डराना धमकाना शुरू किया ताकि ये बच्चे इस लड़की के पास पढ़ने के लिए ना जाएं। धीरे धीरे क्या हुआ, 2 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों ने आना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, लेकिन कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे उसके पास दोबारा से पढ़ने आ जाते हैं क्योंकि ये उन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़ाती थी। इसके बाद देखते हैं, बच्चों को वाद विवाद का अर्थ बताएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब कोई वाद विवाद प्रक्रिया होती है उसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है तो दूसरे बच्चे उसके अलग अलग आंसर बताते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो इससे नई नई चीज़ें सोचने का समझने का उन्हें बच्चों को मौका मिलता है। हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है। क्या यह सभी बच्चों को अधिकार मिलता है? तो इसीलिए एक अधिनियम आया है, आरटीई अधिनियम। अब इससे यहाँ क्वेश्चन निकल कर आता है, आरटीई अधिनियम कब आया था? 2009 में। और इसमें क्या है? इसमें है कि जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। किसके तहत? RTE अधिनियम 2009 के तहत। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम इसकी माँ ही कर लेती थी, इसलिए पढ़ने का भी उसे मौका मिल जाता था। एक राज अभी बता रही है कि कैसे, देखिए ये लड़की बता रही है कि मैंने मोटर बाइक भी चलाना सीख ली थी। बहुत बार चोट भी लगी लेकिन मज़ा आया। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मधुमक्खी ज़्यादातर किस पेड़ को पसंद करती है? वो करती है लीची के फूलों को। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैं गांव के मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में इसने भाग लिया, और कोर्स में भाग लेने वाली ये अकेली लड़की थी, बाकी सब लड़के ही होते थे। ट्रेनिंग में से पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मधुमक्खी पालन का उचित समय क्या होता है, तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनका नाम पता करो। कौन कौन से कीड़े ऐसे हैं जो फूलों पर आते हैं? तो जैसे कि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ ऐसे ही कीट हैं जो फूलों पर आते हैं। अब यहाँ पर उनका चित्र बनाने के लिए बोला है। बेटियों को शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें। उन्हें कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं लड़कियों के लिए। इसके बाद है अनीता मधुमक्खी पालक। इसने मधुमक्खियों को पालने के लिए क्या किया? मधुमक्खियाँ पालने के लिए कोर्स किया इन्होंने। इसके बाद लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे कहाँ से आए? जो ये बच्चों को पढ़ाती थी उसी से इसने 5,000 रुपये बचाए और 5,000 रुपये बचाकर इसने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत क्या थी? एक बक्से की कीमत थी 2,000 रुपये। बाकी के जो 1,000 रुपये बच जाते हैं उससे ये मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ रखने के लिए दवाई खरीदती है। ये देखिए, यही है वो बॉक्स जो इसने मधुमक्खियाँ पालने के लिए खरीदे थे। आगे है सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से भी कम पड़ गए, इसलिए इसने 2 बक्से और खरीदे। मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए कई बार तो मधुमक्खियों ने काटा भी था। तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खियाँ काटने पर क्या करते हैं? चलिए आगे देखते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? लीची के फूल खिलते हैं फरवरी माह में। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। हर बक्से में 12 किलो शहद मिला। तो एक बक्से से कितना शहद मिलता है? वो मिलता है 12 किलो, जो कि इसने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। और अब इसके पास कितने बक्से हैं? देखिए, 2 बक्सों से शुरुआत करती है लेकिन अब 20 बक्से इसके पास हो चुके हैं। मैं रोज़ साइकिल से जाती हूँ गाँव से। कॉलेज गांव से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार कौन करती है? इसकी माँ कर लेती है। पिताजी भी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्से से शहद निकालते हैं। अब तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे। आसपास के गांव के लोग भी उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है, देखें यहाँ पर गई हुई है, और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को तो अपना काम करना ही है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है ताकि मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत वो दिला सके। ये देखिए, वहाँ पर अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले कितने रुपए मिलते हैं? 35 रुपये। तो 1 किलो शहद की कीमत कितनी होती है? 35 रुपये। जबकि जो बाज़ार से हम खरीद कर लाते हैं उसकी कीमत इससे कई गुना होती है। आपने देखा भी होगा, डाबर हनी आता है, छोटी सी शीशी आती है उसकी, और उसके पैसे कितने ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्हें उसके कम ही दाम मिलते हैं। इसीलिए ये चाहती है कि ये होलसेलर बन जाए ताकि अच्छी कीमत जो है ये प्राप्त कर सके। इसके बाद है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। छत्तों के बारे में बताया गया है जो मधुमक्खियाँ रहती हैं कि उस छत्ते में इनकी एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं
छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। तो रस मिलने पर ये अलग तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। वे रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी। ये न हो तो न तो छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करती। अब आगे है, यहाँ बताया कि मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। चलिए देखते हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। चींटियों में भी इसी तरह रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक कीट भी कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा है कि कुछ चींटी बड़ी और कुछ चींटी छोटी होती है, उन्हें ध्यान से देखो। और चींटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। और छोटी चींटी के भी 6 ही पैर होते हैं। अब इसके बाद बोला है कि चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ। और इसके बाद आगे है कि तुम अक्सर मूंगफली खाकर छिलके फेंक देते हो, चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो। और ये देखिए यहाँ पर ये बनाए गए हैं। चलिए इसके साथ हमारा ये लेसन भी यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद आगे का जो लेसन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।